बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द पल्स। नाज़रीन, पल्स में आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्वियसली फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध, और ख़ास तौर बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर जितना बड़ा ये डिज़ास्टर हुआ उसके बाद जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस ने अब आई वुड से दिस इज़ नाउ गोइंग ऑन फॉर 2 वीक्स ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी 12-13 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, बिकॉज जिस तरह इन्होंने काम किया, जिस तरह वार्निंग्स गई, जो हालात थे, और पहले आप जानते हैं कि इट वाज द पीपल वर आल्सो सेइंग कि इट माइट हिट द कोस्टल एरियाज ऑफ कराची और सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान, बट बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट एरिया हुआ। पिछले दिनों में हमने फ्लड पे आपको अपडेट्स तो दी, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने गहराई में इस पे बात इसलिए नहीं कर सके बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 दिन से हमारा जो फोकस था वो किसी और तरफ लगा हुआ था। बट टुडे वी विल बी टॉकिंग टू अ वेरी स्पेशल पर्सन हु इज हियर विद अस, हैज द इनसाइड नॉलेज, और उनसे बेहतर कोई हमें नहीं बता सकता कि इस वक्त उन इलाकों में क्या हो रहा है, वहां की क्या जरूरियात हैं, और आने वाले दिनों में जो लोगों की उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो किस तरह पूरी की जाएंगी। वी हैव विद अस लेफ्टिनेंट जनरल फारूक अहमद खान साहब। आप चेयरमैन हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप जो देख रहे हैं इस तमाम एरिया को, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको नजर आ रहा है, एंड किन किन फेजेस में आपने इनको डिवाइड किया? चैलेंज तो बेसिकली रिलीफ का है। रिलीफ आसान हो जाती है अगर इलाका ऐसा हो जो कि कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन लिंक्स अच्छे हों, और अगर इलाका हो बलूचिस्तान की तरह 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो डेवास्टेट हुआ हो, रोड लिंक्स ना हो, जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं, मौसम ख़राब रहे, आप जहाज़ ना उड़ा सकें, तो ये चैलेंजेस आपके होते हैं। बेसिकली 4 फेजेस में कहूँगा। रिलीफ एंड रेस्क्यू होता है, कॉन्सिक्वेंट मैनेजमेंट होता है, अर्ली रिकवरी एंड देन रिहेबिलिटेशन। सो अभी हम जिस फेज़ में हैं, शुक्र है कि वो क्रिटिकल स्टेज जो है वो हम स्टेबलाइज करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें, एंड दैट इज़ रिलीफ एंड रेस्क्यू। रिलीफ तो कंटिन्यू करेगी कुछ महीनों तक। रेस्क्यू फेज जो है वो तकरीबन ओवर हो चुका है। जहाँ पे लोग कुछ जख्मी हैं, अगर उनको निकालना बाकी हो तो वो रेजिडुअल रेस्क्यू रह जाता है। लेकिन रिलीफ जो है वो कई चैलेंजिंग है। इलाका बहुत वसी है, रोड नेटवर्क है नहीं, और डिमांड नेचुरली ज़्यादा है। 1.1 मिलियन पीपल यानी 11 लाख लोग जो हैं बलूचिस्तान के इफेक्ट हुए हैं, और इलाके की अगर आप जोग्राफी को देखें मुश्किल इलाका है, लेकिन पहुंच गए हैं हम हर तरफ। लेकिन इनको रीसप्लाई करना ओवर मंथ्स एंड मंथ्स एसेंशियल आइटम के साथ, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, शेल्टर हो, पानी हो, वो एक चैलेंज हमें रहेगा जो इंशाल्लाह पूरा करते रहेंगे। अच्छा जनरल साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो C-130s जो हैं हमारे इस वक्त, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इन इलाकों में अगर कम्युनिकेशन लिंक्स ही टूट जाएं और पहुंचने का कोई रास्ता ना रहे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर रोड लिंक्स होते तो आप दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी वो भी इस्तेमाल कर सकते थे और उसमें मजीद जो है रिलीफ में आसानी होती। अभी भी बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज हैं, और आप तो यू बीन विजिटिंग देम रेगुलरली, एंड ये बताइएगा कौन से ऐसे एरियाज हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं? तुर्बत से, पसनी से हमें बहुत सारी शिकायत भी आ रही हैं, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उन तक अभी कोई रिलीफ के जो गुड्स हैं वो इतनी तादाद में नहीं पहुंचे जो उनको इमीडिएट रिलीफ दे सकें। वो उनके पास घर नहीं है, वो रोड साइड्स पे बैठे हुए हैं, या जो कुछ थोड़े बहुत स्कूल या इस तरह के कोई जगहें बच गई हैं जो फ्लड नहीं हुई या घर नहीं टूटे, उन्होंने वहां पर पनाह ली हुई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक कुछ हद तक ये बात सही है। वो इस तरह से कि जिस वक्त ये तूफ़ान बादुबारा ने इसको अफेक्ट किया तो रोड लिंक्स तबाह हो गए। फिर कंटिन्यूसली 4-5 दिन मौसम ख़राब रहा, लेकिन इस मौसम ख़राबी के बावजूद हमने कोशिशें करते रहे कि किसी तरह जहाज़ों को भेजते रहें, और कुछ हद तक हम कामयाब हुए। जैसे मैंने कहा 11 लाख लोग अफेक्टेड हैं ओवरऑल, तो 11 लाख लोगों तक यकलख्त पहुँचना मुश्किल है, और उनको सप्लाईज उस मकदार में देना जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी इंसानी बस में नहीं। लिहाजा कुछ हद तक ये कहना जायज़ है कि उन तक उस मकदार में रिलीफ शुरू में नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि C-130s ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, बिल्कुल सही। अभी तक हम 74 C-130s कर चुके हैं C-130s की, जिसमें से 2/3 जो हैं वो तुर्बत की हैं,
which is the worst hit area. which is the worst hit. So حالانکہ یہ کوئی 12-13 ٹن ایٹ بیسٹ لے جاتا ہے ایک فلائٹ میں. آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے 100 ٹن اس سے ہم نے بلڈ ان کیے, ٹھیک, لیکن پھر بھی علاقے کی ضروریات تو بہرحال زیادہ ہیں, لہٰذا لوگوں کو ضرور کچھ حد تک گلہ شکوہ رہتا ہے کہ جی اس مقدار میں نہیں ہے. پانی کے تمام کنویں ختم ہو گئے, کاریزیں ختم ہو گئیں, جو انہوں نے پلانٹس لگائے ہوئے تھے پانی کے وہ تباہ ہو گئے طوفان کی وجہ سے, تو لوگ تو پانی کے پینے کے لیے بھی ترس رہے تھے. ابھی صرف تربت کی ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو لوکل کمانڈر ہے اس نے مجھے کل رات کہا جی مجھے 36,000 بوتلیں, یہ 1.5 لیٹر کی یہ ہوتی ہے نا پانی کی, یہ روزانہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اب اگر آپ اس کی صرف لوجسٹک ورک آؤٹ کر لیں تو آپ دیکھیے کتنے ٹرک لوڈز ہیں. سڑک کھل نہیں رہی, ابھی لائٹ ٹریفک لیے رات کو کھلی ہے. تو ایون جو پانی ہے یہ ہم جہازوں سے یا ابھی بحری جہازوں سے ہم گوادر تک پہنچا رہے ہیں. سو اوور آل جیسے میں کہہ رہا تھا کہ شکایات کچھ حد تک ہوں گی اور بجا ہیں. فار ایگزامپل انٹینٹس چاہیے, اور چاہیے ٹوٹل 50,000. پاکستان میں کون سے ایسی دکان ہے جہاں سے ہم جا کے خرید لیں؟ ہم نے یہ ریزرو میں جو رکھے ہوئے تھے 25,000 ٹینٹ ہم ایشو کر چکے ہیں, لیکن 25,000 ٹینٹوں سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ ہے. 1,00,000 ٹینٹ کی ضرورت ہے. آلریڈی آرڈرز پلیس کر دیے ہیں. جنرل صاحب یہ تھوڑا سا مجھے اس کا ایسا ہی بالکل واپس اگر میں تھوڑا سا جاتی ہوں ان دا بیک گراؤنڈ, تو مجھے بالکل وہ دن یاد آ رہے ہیں جو ارتھ کوئک کے شروع کے دن تھے. یہی ٹینٹس, یہی پانی, اینڈ دین ہاؤ دا نیشن کیم ٹوگیدر اینڈ دی آرمڈ فورسز, اس میں بھی شروع میں یہی تھا. اینڈ دیٹ ٹو آلسو از ون آف دا ورلڈز موسٹ رگڈ ٹرین, اور جو ویدر وہاں خراب تھا, اور جس طرح پھر ہیلی کاپٹرز اینڈ آل دیٹ, اینڈ یو ور ہیڈنگ دیٹ ایز ویل. سو ایک ایکسپیرینس تو میں کہوں گی ایٹ لیسٹ یو گون تھرو ون ایکسپیرینس آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ. سو مے بی دس ٹائم اللہ ہمیں محفوظ رکھے, بٹ ہاؤ فار ڈو یو سی دس گوئنگ آن, اور کب تک یہ چلے گا, اور کیا کیا اب آپ کی ضروریات ہیں؟ کھانے پینے کی ضروریات تو ان لوگوں کی متواتر کچھ دیر رہیں گی. اب مجھے لگ یہ رہا ہے جیسے میں کہا 3 مہینے تک ہمیں یہ کارروائی کرنی پڑے گی. 3 مہینے تک میرا اندازہ ہے. اوکے, کیونکہ دیکھیے جب لوگ سنبھل جاتے ہیں, پانی اتر جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ آ جاتا ہے, تو وہ اپنی ضروریات زندگی اور اپنی روزمرہ معمول میں دوبارہ سے آ جاتے ہیں. وہی ان کی چھوٹی موٹی جو جائیداد ہے, زمین ہے, وہ اس کاروبار میں لگ جاتے ہیں. لیکن ابھی وہ سٹیج ایسی ہے کہ نہ ان کے پاس کچھ ہے, نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں. لہٰذا ان کو امپاور کرنے کے لیے چند ایک اقدامات حکومت نے کیے ہیں. شاید آپ میرے سے پوچھیں گی وہ کمپنسیشن کے ایسپیکٹس, تو اس میں واضح کر دوں گا وہ. بلکہ ابھی